Radio Clinic. Only on Hum 106.2. Good afternoon. It's 3 o'clock. It is Saturday, and guess what? Yes, it is of course 2016. बहुत सारे celebrations, of course, बहुत सारे अच्छे moments जो हम लोग ने 2015 में गुजारे हैं. Hoping कि ये 2016 में भी ऐसे ही इतने ही healthy way में continue रहें. Of course, ये show is all about health, so we're going to just concentrate on that. We can just have any moment in our life provided we have got health with us. बैठे बैठे भी आपको अच्छा लग सकता है अगर आप healthy हैं और आप कहीं पर भी पार्टी कर रहे हैं और आपको बहुत ही खराब लगेगा in case खुदा आपकी हेल्थ आपके साथ ना हो. So that's why we say that other than the music, entertainment, excitement, we must talk about health. And this is why we've got this dedicated 1 hour of just health. That's it. रेडियो क्लिनिक में आप सबका स्वागत है. Of course, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं आपके different aspects of health. Now today we've got a very special specialist. Okay. Sounds a little weird, but special specialist इसलिए because you know हर बार हम लोग जब specialist लेकर आते हैं तो एक particular एक चीज के बारे में बात करते हैं या probably 2-3 topics choose कर लिया. आज we're going to have a specialist in the studios जिनको pretty much सब कुछ मालूम है. I'm going to invite her right here and she's going to explain कि what this specialist family medicine specialist is all about. But right now if you're listening to us and आपको कोई भी एक problem है जिसमें आप किसी का suggestion चाहते हैं, second opinion चाहते हैं, whether it is diabetes, whether there are chronic diseases, obesity, BP, depression, कुछ चीजें हैं जिससे आप ज्यादा दवाएं किसी को दे रहे हैं, antibiotics के बारे में आपको question पूछना है कि why is it right to have too many antibiotics, if you have kids और उनकी problem है या if you've got बूढ़े बुजुर्ग लोग उनकी प्रॉब्लम है, you can definitely go to a family medicine specialist. Right here I've got Dr. Sana Kauser. She's been here for 8 years in UAE and right now she's there with University Hospital Sharjah. Dr. Sana, welcome to the studios. Thank you very much. Did I say pretty much बेसिक सारी सही सही चीजें बोली, 2-3 कुछ गड़बड़ हुआ एक जगह, बट आई एम श्योर यू कैन गिव अस अ बेटर एक्सप्लेनेशन. एक इंसान जब एक फैमिली स्पेशलिस्ट के पास जाता है, फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, सो व्हाट ऑल ही कैन एक्सपेक्ट, व्हिच इज द स्पेशलिटी? Well, basically, family medicine specialist वो होते हैं जिनको बहुत सारी चीजों में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है. तो हम तकरीबन हर चीज के बारे में आपको गाइड कर सकते हैं और ज्यादातर बीमारियां हम ट्रीट भी कर सकते हैं. करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि बजाय कि आप हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट के पास सीधे चले जाएं, उसकी जरूरत नहीं होगी. आप अगर हमारे पास आएंगे तो फिर हम आपकी ज्यादातर बीमारियों को ठीक करके, अगर हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी तो हम आपको यूजुअली रेफर करेंगे और फिर आप उन स्पेशलिस्ट को देख के बाद में हमारे पास ही वापस आ जाएंगे. और आमतौर पे एक अच्छी फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट अगर आपके पास है तो फिर वो आमतौर पे आपके बूढ़े लोगों का ध्यान रखेंगे, आपके छोटे बच्चों का, आपकी प्रेगनेंसी का, और जो आपके पास छोटी मोटी बीमारियां आती हैं उनका भी ध्यान रखते हैं. और फिर ये होता है कि हॉस्पिटल अगर आप जाएं या किसी क्लिनिक में जाएं तो आमतौर पे लोग अपनी बीमारी लेके जाते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी हेल्थ के लिए आते हैं. तो इसका मतलब है कि to maintain what's it, the good health, good lifestyle. हम आपको गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपको कोई चीज अवॉइड करनी है, किस चीज में आपके पास ज्यादा रिस्क है, किस चीज में आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. और It's pretty much taking care of the entire family. जैसे लफ्ज कहा जाता है फैमिली मेडिसिन, इट्स लाइक फ्रॉम बच्चा टू बूढ़ा, जो भी आपका एज ग्रुप है, जो भी आपकी बीमारियां हैं, एक स्पेशलिस्ट हो जो पूरा देखे और इन केस उन्हें लगे कि इनको ज्यादा कुछ डिटेल्स की जरूरत है, कुछ स्पेशल जरूरत है, देन दे कैन डेफिनेटली रेफर. वेल, डॉक्टर साना कौसर इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल शारजा और आज हम लोगों ने एक टॉपिक ना रख के सारी क्रॉनिक डिजीजेज या सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जिनका आप वो जो कहते हैं ना फर्स्ट हैंड कंसल्टेशन चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द शो थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रू कॉल्स. ऑफ कोर्स 3702 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और L600-551601 इज द नंबर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू गेट स्टार्टेड विद अ न्यू ईयर. नए साल में आपकी बहुत सारी नए ख्वाहिशात के जरिए या प्लान्स के साथ साथ ये होगा कि भाई कोई एक चीज हो जो आपकी हेल्थ का भी जिम्मा उठाए. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक यही फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट का काम है. डॉक्टर, यू बीन हियर इन यूएई फॉर अबाउट 8 years नाउ, राइट? प्रीटी मच क्या आपने कंडीशंस देखी हैं, कौन सी चीजें हैं जिससे ज्यादा परेशानी है यहाँ पर लोगों को? ये जगह काफी बड़ा सा मेल्टिंग पॉट है. यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं. सही. तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स वही हैं जो हर जगह और नजर आते हैं. छोटे बच्चे बहुत हैं और सबको वायरल इलनेसेस बहुत होती हैं, नजले जुकाम, और यहाँ पे लोग लंबे घंटे काम करते हैं तो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हैं यहाँ पर. और दूसरा ये कि यूएई में ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन लोग हैं और अरबी लोग भी हैं और हम सबके पास ये गिफ्ट है हमारी जेनेटिक्स का कि हम ज्यादा प्रोन होते हैं कि हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर
اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں ہارٹ اٹیک وغیرہ زیادہ ہیں. رائٹ رائٹ. اور ایک بات میں نے یہاں دیکھی ہے کہ یہاں پہ ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہے. حالانکہ میرا جس ملک سے میں آئی ہوں اسکاٹ لینڈ, اس میں بھی ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ ہم زیادہ اولڈر لوگوں میں دیکھتے ہیں, جیسے 50 سال سے اوپر. لیکن یہاں پہ ہم نے 28, 32 چھوٹی عمر میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہارٹ اٹیک. تو ہم لوگ آرام کو زیادہ پسند کرتے ہیں, لائف اسٹائل ایشوز, دیٹس دی مین ریزن. نہیں, مجھے یہ نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسے پروبیبلی جینیٹک ہے, کہ ہماری جسم کی عادت ہے کہ ہم زیادہ تر ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں, اور اوپر سے اسٹریس زیادہ ہے, اور یہاں پہ لوگ اسموکنگ اور شیشہ اور اسٹریس پہلے زمانے سے زیادہ, اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے جسم پر فرق پڑتا ہے, دکھتا ہے. کریکٹ. جیسے آپ نے ڈائبٹیز کی شروعات کیا ہے, تو یہاں پر پریٹی مچ ڈائبٹیز کے کیا آثار ہیں, کس ایج سے, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ینگ ایج میں یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں, کیا ایج ہے, سمٹمز کیا ہیں, ارلی سمٹمز؟ ویسے تو ڈائبٹیز 2 قسم کی ہوتی ہے. جو جن کو شروع سے انسولین چاہیے ہوتا ہے, وہ عام طور پہ ینگ لوگوں میں شروع ہوتی ہے, اور وہ الگ بیماری ہے. لیکن جس ڈائبٹیز کی آج کل سب فکر کرتے ہیں, اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. اور یہ وہ ہے جو جب ہم سوچتے ہیں کسی کے بارے میں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, وہ ہم سوچ رہے ہیں کوئی موٹا انسان جو زیادہ ایکسرسائز نہیں کر رہا, جو بہت زیادہ ڈونٹس اور مٹھائیاں اور ایسی چیزیں کھا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو زیادہ, بیکاز کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ چینی والی چیزیں کھا رہے ہیں, ان کے سسٹم کو پروسیس کرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے, اور پھر ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور ان کی عام طور پہ کافی سمٹمز ہیں اس قسم کی, جیسے کئی لوگ کہیں گے کہ میں بہت ٹائرڈ رہتی ہوں, یا مجھے بہت سارے انفیکشن ہو رہے ہیں, یا میرے جس طرح اسکن انفیکشن, ایبسیسز بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں, یا کئی لوگ کہیں گے کہ ان کو پیاس بہت لگتی ہے اور وہ پیشاب بہت کرنے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے لوگوں میں فیملی میں کسی نہ کسی کی ہوتی ہے, یا کسی کی امی, یا کسی کی نانی, یا ان کے ابو. تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ فیملی ہسٹری کافی پازیٹیو ہے. تو پھر ہمیں سوچنی پڑتی ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر میں بھی ہے, فیملی میں بھی ہے, اور دوسرا ہماری لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے, اور ہم کھا پی بھی بہت زیادہ رہے ہیں, بیکاز دبئی میں کھاتے ہی ہیں لوگ, آپشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور کھانا اچھا بھی بہت ہے. تو پھر ہمیں سوچ کے, پھر اگر آپ کے پاس کوئی سمٹمز ہے, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی چیز صحیح نہیں لگ رہی ہے جسم میں, تو ٹائم ہے کہ آپ اس وقت اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور ان کو بتائیں کہ آپ کو کس بات کی فکر ہے. اور وہ آپ کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, یورین ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور ایک اور ٹیسٹ بھی ہے گلوکوز ٹالرنس, تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ کی جسم گلوکوز کے لوڈ کے ساتھ کیا کرتی ہے. اور اگر اس میں پتہ چلے کہ یا پھر آپ کو پری ڈائبٹیز ہے, یا پھر آپ کو ڈائبٹیز ہے, تو پھر آپ کو کس طرح سے آگے نکلنا چاہیے. ڈاکٹر, جیسے آپ نے کہا نا, فیملی میڈیسن ہے, پورے فیملی کو ایک ساتھ چل کے چلتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایک پیرنٹس آپ کے پاس وزٹ کر رہے ہیں کافی دنوں سے, جن کو پاس ہے ڈائبٹیز, وہ انسولین پر ہیں یا دوائیں کھا رہے ہیں, تو ان کے بچوں کے لیے آپ لوگ پہلے سے کوئی ایڈوائز کرتے ہیں؟ بیکاز یو آف کورس بینگ اے فیملی ڈاکٹر پرابلی نو دیٹ اٹ مے گو ٹو دی چلڈرن. سو از اٹ صرف لائف اسٹائل کا پرابلم کرتے ہیں, یا کوئی اور دوائیں ہیں جو اسٹارٹ کر دیتے ہیں ٹو پرابلی اتنا افیکٹ نہ ہو ڈائبٹیز کا؟ یوزلی اگر ان کے بچے وغیرہ ہمارے پاس کسی اور وجہ سے آئے, تو ہم ساتھ ہیلتھ پروموشن کرتے ہیں. تو ہم اسی وقت کہہ دیں گے آپ کو کہ اگر سے وہ نزلے زکام یا چیسٹ انفیکشن کے لیے آئے ہیں, اس وقت ہم اس کو پکڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, اور آپ کو اینوئل چیک اپ کرنا چاہیے, یا بلڈ یا یورین. اور ہماری یہ بیسکلی ریلیشن شپ بن جاتی ہے آپ کے بیچ میں اور آپ کے پیشنٹ کے بیچ میں, کہ ان کو پتا ہے کہ آپ ان کو ایڈوائس دیں گے کسی نہ کسی قسم کی. اور اگر ان کو فکر ہو رہی ہے, تو پھر وہ آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. تو عام طور پہ دوائی تو نہیں, لیکن لائف سٹائل ہمیشہ لائف سٹائل سے شروع ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی میرے پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس, کافی موٹے ہوتے ہیں کبھی کبھی, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ مت دیکھو کہ 20 کلو کاٹنا ہے, صرف یہ سوچو کہ 5 کلو, اس کے بعد دیکھی جائے گی. اور میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ مت دیکھو کہ 1 سال مجھے اتنا کرنا ہے, ایک ہفتے کا شروع کرو, اور یا 10 دن کا شروع کرو, یا ایکسرسائز ہر روز, جو بھی میں ان کو ہم آپس میں بات کر کے چوز کرتے ہیں کیا کرنا ہے, اور پھر اس 10 دن کے بعد پھر دیکھی جائے گی. اور عام طور پر اگر آپ 10 دن ایکسرسائز کر لو ہر روز, نہیں تو پھر اس 10 دن میں نا آپ کا جسم بدل جاتا ہے. اور جب آپ کا جسم بدلتا ہے, تو آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ اب آپ کو اگلا چینج دیکھنا ہے. کریکٹ. You get motivated seeing the changes. Right. Correct. So I'm sure resolutions کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ لمبے resolutions رکھتے ہیں, تو پھر ان کا بس پہلا ہی دن ہوتا ہے, وہ پہلا دن بھی نہیں دیکھ پاتے اور وہ چلے جاتے ہیں. اسمال چھوٹے سے آپ کے آئیڈیاز کی 1 ہفتہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں, اینڈ دس ڈیفینیٹلی ہیلپس. اور یہ ساری انٹیلیجنٹ باتیں آف کورس اگر آپ کے پاس فیملی میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں, تو دے کین ڈیفینیٹلی ہیلپ اس.
we've got Dr. Sana Kauser from University Hospital Sharjah. She's here to help you guys have a very, very good new year. And throughout the day, वो जो management होता है इन सारी chronic diseases का, चाहे diabetes हो, hypertension हो, obesity हो, depression हो, antibiotics हो, ये सब साथ लेके चल सकते हैं. Of course, you can be a part of the show 3702 पे text करके या 600-551601 पे कॉल करके. अगर आप अपनी खुद की या of course किसी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है और कुछ चेक करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस अप. डॉक्टर, डायबिटीज जो ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी दवाओं पर है, समथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से एज अ फैमिली, उनको क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए अदर देन द लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स? जो अपनी दवाओं पे हैं उनको एक तो अपनी दवाओं को ठीक तरह से लेना चाहिए, रेगुलर जिस तरह उनको प्रिस्क्राइब किया गया है. दूसरा, उनको अपने डॉक्टर के साथ अटेंड करना चाहिए ताकि वो ब्लड टेस्ट करें. एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके 3 महीने का कंट्रोल कैसा है. सही. और उसी ब्लड टेस्ट की वजह से हमें पता चलता है कि इनकी ट्रीटमेंट अच्छी है, कि इनकी ट्रीटमेंट अभी इनफ नहीं है या ठीक जा रही है. करेक्ट. तो वो अच्छा है क्योंकि उससे पता चल जाता है कि कोई कर क्या रहा है. लोग उनको दवाइयां सारी दे सकते हैं दुनिया की, लेकिन अगर वो नहीं ले रहे तो फिर उनका कंट्रोल अच्छा नहीं होगा. सही. फिर उन लोगों को हम समझा देते हैं कि डायबिटीज आपकी पूरी लाइफ के लिए है और उसको अगर आप कंट्रोल करोगे अभी तो फिर आपको आगे जाके कम प्रॉब्लम होंगे. आगे जाके आपके किडनी ठीक रहेंगे, आगे जाके होपफुली आपको इंशाल्लाह हार्ट अटैक नहीं होगा और आगे जाके आपके नर्व्स को प्रॉब्लम नहीं होंगे, जो कि अगर पूर कंट्रोल हो तो फिर आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाते हैं. सही. जैसे कई बूढ़े लोग, उनको अपनी उंगलियां खोनी पड़ती हैं, उनकी उंगलियां या उनकी लेग्स उतारने पड़ती हैं क्योंकि उनकी डिफरेंट पार्ट्स पे असर करने लगती है. डिफरेंट पार्ट्स पे असर करने लगती है. और जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम हो जाए तो उनको डायलिसिस शायद कभी कभी, अगर क्रोनिक किडनी डिजीज ज्यादा होती जाए तो डायलिसिस आसान काम नहीं है. सही. इससे ज्यादा आसान काम है कि आप कंट्रोल कर लो. हार्ट अटैक्स के बाद भी वही बात है. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में ना रखो तो आपको आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए हर साल आंखों की स्क्रीनिंग जरूरी है. और इस तरह पूरे इंसान को, अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखो तो फिर आपको 10-15 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो अच्छी सेहत में होंगे. करेक्ट. ये नहीं कि आपको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके परेशानियों के साथ गुजारना पड़े. और ये जिस तरह हमारे लोगों में आदत ये है कि अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता. लेकिन फिर हम उनको समझाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन आपको 3 दफा हफ्ते में डायलिसिस पे बैठना है, 3-3 घंटे जितना भी टाइम है. like all that mess that's हाँ. और अगर अभी थोड़ी सी आप अपनी मोटिवेशन कर लो तो फिर आप अच्छे से अच्छे हो सकते हैं. क्योंकि कई स्पोर्ट्स स्टार्स, कई एक्टर्स हॉलीवुड वगैरह में वो डायबिटीज के हैं लोग, और उनको देखो तो फिर वो नॉर्मल लाइफस्टाइल है. नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छे से भी अच्छे. सही. तो ये बात नहीं है कि आप इसको लेके अब बीमार इंसान बन जाओ, लेके हेल्थी इंसान बन जाओ. करेक्ट. वो जो होता है कि जो हो रहा है बस देखा जाएगा, या डॉक्टर सेड कि अल्लाह मालिक है, डेफिनेटली अल्लाह मालिक है, लेकिन जो चीजें हम लोग के हाथ में हम लोग वो तो कर सकते हैं ना. सही चीज का इलाज, सही टाइम पे चीजें लेना, लाइफस्टाइल, खाना पीना. जैसे डॉक्टर आपने कहा कि डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली ऐसे मुल्कों में जहां पर इंडियन पाकिस्तानी वगैरह रहते हैं. इसके साथ मिथ्स भी बहुत सारे रिलेटेड हैं. बहुत सारे लोग जो कि डायबिटीज के साथ ले रहे हैं, उनका ये है कि मैं ये एक गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा पर मैं बिरयानी खा सकता हूँ. ये कि सिर्फ मीठी चीजों से वो दूर है. डू यू वांट टू क्लियर सच मिथ्स? हमेशा हेल्दी डाइट पे रहना चाहिए. सही. और हेल्दी डाइट का मकसद ये है कि आप हर कोई भी चीज अपने लिए हराम ना करो. बिल्कुल मैं ये अपने लोगों को नहीं कहती, पेशेंट को, कि कोई भी चीज कम्प्लीटली बंद कर दो, क्योंकि फिर आपका दिल चाहेगा कि आप खाओ और फिर आपको एक टाइम आएगा कि आपने छोड़ देंगे सब कुछ. तो फिर हर चीज मॉडरेशन में ठीक है. और जब उसके इफेक्ट आने लग जाते हैं, जब आपका कंट्रोल अच्छा है और आपकी तबीयत अच्छी है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो गुलाब जामुन देख के अच्छा नहीं लगेगा या वो केक्स देख के इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बाद में आपको क्या फील होना है. करेक्ट. तो यूजुअली मैं लोगों को कहती हूँ थोड़ा बहुत खा लो, खाने से कुछ नहीं हो जाएगा आपको, लेकिन अपना कंट्रोल सही रखो. राइट. I wanted to ask that is it only the sugary stuff जो अवॉइड करते हैं, या बिकॉज ऑयली चीजें भी उतनी ही खतरनाक है? ऑयली चीजें, क्योंकि डायबिटीज और कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाता है, तो फिर वो ऑयली चीजों से है. और ऑयली चीजें और मीठी चीजें मिलकर आपको मोटा कर देंगी. तो जाहिर है सब कुछ है. और बिरयानी वगैरह, रोटी वगैरह हैवी बहुत है, तो हमें वैसे भी सबको, डायबिटीज और नॉट, हम सबको थोड़ा सा कम खाना चाहिए. करेक्ट. आई थिंक ये न्यू ईयर के बिल्कुल सही टाइम पे वैसे बातें हो रही है कि हम लोग ने बहुत सारी चीजें अगर अपने खाई हैं. इफ यू गॉट आउट विथ योर फ्रेंड्स, और बिना बिरयानी के तो कोई ट्रिप या पिकनिक अच्छी लगती ही नहीं है. इफ यू हैड दैट, वेल एंड गुड, दैट्स ओके, प्रोबब्ली वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट देन फिर उसके बाद ही तो फॉरेन रेडियो क्लिनिक शो आ जाता है ना. यू लिसन टू इट एंड यू अंडरस्टैंड कि उसको फिर मॉडरेशन पे करना, या उसको एक्सरसाइज से कैसे
jalana, to burn out. It's so very important. But here in the studios we've got Dr. Sana Kausar, specialist family medicine से बात हो रही है इस वक्त. She's from University Hospital Sharjah. और हम लोग एक नहीं आज हर एक जो टॉपिक को टच करेंगे, right from diabetes, because of course UAE में रहते हैं हम लोग और हम लोग यहाँ के रूटीन से काफी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं जिससे ऑफ कोर्स डिप्रेशन या वो जो और प्रॉब्लम्स है वो आती है, और वो जो हम लोग आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं भी रुके आपको खाना मुहैया है, कहीं पर बैठ के आपने ऑर्डर किया पूरे दस्तरखान के दस्तरखान, उसमें फिर ऑफ कोर्स यू गॉट डायबिटीज एंड ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स पॉपिंग अप. सो ऑफ कोर्स वी गॉट क्वेश्चंस 3702 पे आई कैन सी लॉट्स ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस. वेल विल कम टू दैट टॉपिक इन जस्ट अ बिट. बट डॉक्टर, एक हम लोग ने क्रॉनिक डिजीज ली तो आई थिंक दूसरा हाइपरटेंशन भी इंटर रिलेटेड है. ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, किसी को ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो कहते हैं कि उसका पारा बढ़ रहा है. व्हाट यू हैव टू से दैट इन कॉन्टेक्स्ट विद ऑफ कोर्स पीपल हियर इन यूएई? हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं और इसको हम डॉक्टर लोग कई दफा कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है, ये खामोशी से हमें मार डालता है. और उसकी वजह ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आमतौर पे आपको पता नहीं होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कोई सिम्टम नहीं होगा. अब हमारे अपने लोग तो आपको कई दफा कहेंगे कि नहीं मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये है वो है, लेकिन आमतौर पे हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं होते. वो चुपके से आपको रिस्क पे डालते हैं. और ये होता है कि अगर आपको मोटापा है, आपको स्ट्रेस है, आपकी डाइट में बहुत ज्यादा नमक वगैरह है, आप एक्सरसाइज नहीं ले रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ऊपर होता है और आपका हार्ट पंप जो है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, 1 साल 2 साल 10 साल, आपके दिल का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई है. तो आमतौर पे उसको फाइंड आउट इस तरह करते हैं कि लोग जब हॉस्पिटल किसी और काम के लिए जाएं, कोई नज़ला जुकाम या किसी भी और चीज के लिए जाएं और उनका ब्लड प्रेशर चेक होता है तो कोई ना कोई उनको कह देता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है. जी. इसका ये मतलब नहीं कि इसके बारे में उसी वक्त कुछ करना है. इसका ये मतलब है कि अब आपको दोबारा किसी और टाइम पे जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाना है जब आप बीमार नहीं है या जब आप हॉस्पिटल में नहीं है. हॉस्पिटल में डॉक्टर को देख के कई लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है और ये नॉर्मल चीज है. तो जब किसी और टाइम पे 2 वीक बाद या 1 हफ्ते बाद आप फिर जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं. अगर 2 दफा सेपरेट टाइम पे ऊपर है तो इसका मतलब है अब इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते. बिकॉज क्योंकि आपको पता नहीं होगा आपके ब्लड प्रेशर का और हो सकता है आपको कोई सिम्टम ना हो, लेकिन 10-15 साल बाद आपके दिल पे असर पड़ रहा है और वो दिल फिर उसको हार्ट अटैक हो सकता है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक हो सकता है. और ये सब बीमारियां जब हो जाए तो फिर मुश्किल है, लेकिन जब नहीं हुई है तो फिर कंट्रोल करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है. और सबसे पहले ये है कि जरूरी नहीं कि आपके डॉक्टर देखते ही आपको ब्लड प्रेशर की दवाई सारी जिंदगी के लिए डाल दें. आमतौर पे हम आपको ये कहेंगे कि देखो 5 किलो कम करो वेट अपना, थोड़ा बहुत नमक वगैरह कम करो, अपनी डाइट हेल्दी करो और एक्सरसाइज ज्यादा कर दो. हर रोज आधा घंटा चलो और फिर हम 1 महीने बाद देखते हैं कि आपका क्या हाल है. और फिर आमतौर पे हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप इस तरह करोगे फिर हम आपको सारी जिंदगी के लिए दवाइयों पे नहीं डालेंगे. और फिर लोग आमतौर पे जब अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो उनकी तबीयत अच्छी होने लग जाती है, कई लोगों को नई हॉबी मिल जाती है और उसकी वजह से उनकी फीलिंग्स ठीक रहती हैं, उनको डिप्रेशन कम हो गई या उन्होंने दोस्त बना लिए जब भाग रहे हैं या साइकिलिंग शुरू कर दी. ऑल इंटररिलेटेड. करेक्ट. अच्छा डॉक्टर, ये जो गुस्सा दिखाते हैं कि किसी ने बहुत गुस्सा दिलाया और उससे एकदम उनको लगा कि हाइपरटेंशन हो गया, वो सही है क्या? वो वैसे इंसान के लिए नॉर्मल रिएक्शन है. जैसे मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर इसी वक्त हमारे कमरे में कोई शेर आ जाए, असली शेर, तो हम दोनों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और वो नॉर्मल चीज है. हार्ट फेल भी हो सकता है. हाँ, वो ब्लड प्रेशर का हाई होना नॉर्मल है बिकॉज हमारे ब्लड प्रेशर एक जैसे नहीं रहते. सुबह से दोपहर से शाम ऊपर नीचे होता रहता है. प्रॉब्लम तब होता है जब आपकी आम जिंदगी हर वक्त आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर रख रही है. तो आपका जॉब इतना स्ट्रेसफुल है कि हर वक्त आपका पारा ऊपर है. तो फिर वो प्रॉब्लम है क्योंकि कभी कभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऊपर करके रखना ही है, आपने वही स्ट्रेसफुल जॉब लेना है, आपने 4 बजे सुबह तक काम करना है, हर रोज काम करना है, आपने कोई ब्रेक नहीं लेना, आपने अपना ध्यान नहीं रखना, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर रहेगा और कई सालों बाद फिर आपको पता चलेगा. Correct. Well, I'm in conversation with Dr. Sana Kausar. 600-551601 is the number, and you can definitely call us up. I think there's some problem going on with the lines. Can somebody hear me right now? Hello? There is some problem. Well, we're just trying to fix it up fast. Let's see if it helps. Hello?
Okay, we'll just try to fix that. Okay. Well, yes, on Radio Clinic हम लोग ने बात दो चीजों पे अभी छेड़ी है. डायबिटीज की हम लोग ने बात की है, एंड ऑफ कोर्स हाइपरटेंशन की बात की. ये सारी चीजें ऐसी हैं कि प्रॉब्ली 50-50 डॉक्टर कह सकते हैं. आपका लाइफस्टाइल जो है, जो आप खाते पीते हैं, प्लस ऑफ कोर्स उसमें डॉक्टर को स्पेशलिस्ट की हेल्प मिल जाए तो थिंग्स कैन बी डेफिनेटली अंडर कंट्रोल ऑलवेज. वेल, इसके साथ साथ दो और चीजें जो आई थिंक अगेन UAE पे आप लोग देखें प्रॉब्लम से रिलेटेड तो काफी हैं, और वो है डिप्रेशन और ओबेसिटी. यहाँ पर जो सेंसेक्स है, जो हम लोग देखते हैं, उसमें भी पता चलता है कि ये दो चीजें ऐसी हैं जो काफी परेशानी रखती हैं. इनफैक्ट आई हैव गॉट अ टेक्स्ट मैसेज आल्सो बाय समवन. शी सेज, I've been working for my obesity for quite some time, running on the treadmill, taking care of खाना पीना, लेकिन फिर वो वापस जब आता है ना तो it is kind of depressing. How can the doctor help me? Okay, जनरल है बिल्कुल जी. पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम आपको ऑफिस में बुला के आपके थोड़े से टेस्ट कर सकते हैं कि चेक करें कि आपको डायबिटीज तो नहीं है. अच्छा. और आपका थायराइड ठीक है. थायराइड ग्लैंड अगर स्लो हो तो फिर कई लोगों को वेट गेन होनी शुरू हो जाती है. राइट. और वो काफी इजी है, क्योंकि अगर आप थायराइड रिप्लेस कर दें तो फिर कई लोगों की मेटाबॉलिज्म तेज हो जाती है. और फिर वही बात. और तीसरा ये है कि कभी कभी सपोर्ट के लिए भी हम लोग अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को आके बता रहे हो कि मैंने ये किया है और हम आपको कहें कि वेल एक्चुअली आप गलत टाइम पे कार्ब्स खा रहे हो, आप कार्ब्स 12 बजे के बाद मत खाओ और ये ट्राई करो, और फिर इसके बाद हम फिर रीअसेस करते हैं. और अगर हम देखें कि आप एक्सरसाइज आप किस चीज को एक्सरसाइज कह रहे हैं. कई लोग कहते हैं कि मैं घर का काम बहुत करती हूँ, लेकिन वो उससे आपके पसीने नहीं छूट रहे, तो फिर वो एक्सरसाइज नहीं हुई. मैं कहती हूँ इससे अच्छा है कि आप बाहर जाके भागो, घर के बाहर भाग लो और आधे घंटे में वापस भाग के आ जाओ. और अगर आपके पसीने छूट रहे हैं तो फिर उससे आपको फर्क पड़ेगा. पसीना निकलना इज इम्पोर्टेंट. हाँ, पसीने छुड़वाने हैं. राइट. सो ऐसी बात नहीं है कि आप डॉक्टर से डर जाएं कि यार डॉक्टर के ये मोटो है, ये पसीने छुड़वाने हैं लोगों की. आई थिंक इट्स द इजीएस्ट वे आउट. अगर आप जा रहे हैं और जैसे कहा जाता है हो बड़ा बेचारा काम करता है, पसीने निकलते हैं, लेकिन अभी अगर आपके पसीने निकलते हैं, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. बहुत हैप्पी होना चाहिए कि आप बिना बहुत बड़े बड़े काम किए, एक्स्ट्रा टाइम डाले हुए जो आप काम कर रहे हैं उसी में माशाल्लाह कह सकते हैं आपके पसीने छूटते हैं. Anything about lifestyle issues that you have, you can definitely text us on 3702. We'll just try to fix the phone lines as soon as possible. One more thing, I eat out twice a week. Is that unhealthy? Well, again, it depends on what you eat. Correct. मैंने तो ये देखा है कि UAE में अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो ऑप्शंस इतने हैं कि एक्चुअली काफी आसान है कि आप हेल्दी खाएं. जब मेरे घर वाले आते हैं और फूड कोर्ट को देख के सब कुछ हलाल है, उनको तो काफी इजी लगता है कि कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन काफी हेल्दी भी खा सकते हैं. सही. जो लेबनीज प्लेसेस हैं उनमें जैसे क्लीन मीट होता है, शवारमा वगैरह और सलाड्स काफी इजी है कि अगर आप मीट या फिश या और वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं तो काफी इजी है. ये प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ हलाल नहीं है या आपकी पसंद का नहीं है, ग्रीसी ही जरूरी है कि आपको कुछ नहीं है तो वही खाना है. Exactly. करेक्ट. जरूरी नहीं कि आप पिज्जा खाएं और बर्गर खाएं. बहुत ऑप्शंस हैं. तो फिर यहाँ पे वैसे तो मुझे लगता है कि आम जगहों से काफी ज्यादा आसान है कि आप साफ खाना खाएं. बट प्रोवाइडेड अगर आपकी आंखें वहाँ पर जा रही हैं, अगर आपकी आंखें उन्हीं जगहों पर लगी हैं जहाँ पर आप खाते हैं और आपको वाकई तेल चिकना ये सब पसंद है, देन जरूरी है कि आप अपनी एक आंख बंद करके दूसरी तरफ जो चीजें हैं ना वो जरूर देखें. ओके, another question. I'm 50-year-old. My brother had a heart attack recently and I had a surgery to unblock his arteries. Should I be worried? Again, the hereditary जो आप बात कर रही थी. Yes, obviously you should be worried. But इन्हीं बातों के लिए आपको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए. और वो आपकी सारे जो स्क्रीनिंग करेंगे, वो आपके ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को चेक करेंगे, वो आपका ECG लेंगे ताकि आपके दिल की पिक्चर लें. और वो कभी कभी अगर उनको थोड़ी सी लगता है कि आपकी रिस्क ज्यादा है या आपके लाइफस्टाइल में कुछ है तो फिर वो कई ऑफन आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे जो एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे. और वो एक्सरसाइज ट्रेडमिल पे आपको लगा के आपके दिल की हालत देखेंगे और उस हिसाब से एडवाइस करेंगे कि आपको एंजियो करवाना है. आपकी शायद आर्टरीज ब्लॉक हैं लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसी बात है या नहीं. और ज्यादा कम से कम
इस सिचुएशन में आपको अपनी हमेशा अपनी लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा, बिकॉज 50 फिर भी काफी यंग है. करेक्ट. और अगेन ये बिल्कुल कॉमन बात है हमारे लोगों में. सही. ओके, 2 चीजों के बारे में, 2 या 3 चीजों के बारे में बात हो गई है. एक जो क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, समथिंग अबाउट वो कहते हैं ना इसकी नींद उड़ गई. कभी कभी होता है बहुत खुशी आती है तब नींद उड़ जाती है, और कभी ये एक मेन सिम्टम हो सकता है किसी बड़ी सी परेशानी या बड़ी सी प्रॉब्लम का. सो नींद करना आना, ये ऑफ कोर्स उसके साथ साथ डिप्रेशन और ओबेसिटी, ये तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं. जस्ट अ बिट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वी कम बैक. ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारी, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीजेस का ही है, चाहे आप उनको क्रॉनिक डिजीजेस का ही, उनका मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसी के लिए स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन हियर इन द स्टूडियोज फ्रॉम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल शारजा 3702 पे. यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट एंड बी अबाउट द शो. स्टे ट्यून्ड. Tune into Radio Clinic, only on Hum 106.2. गुड आफ्टरनून, दिस इज ऑफ कोर्स रेडियो क्लिनिक. आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारी बीमारियों के. अगर एक एक नाम लेने लगे, ये जितनी प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हैं उनके जिक्र करने लगे तो आई थिंक पूरा जो शो है वो उन्हीं के बारे में बात करते हुए हो जाएगा. बट द मेन थिंग इज, अगर प्रॉब्लम कोई आ रही है, 2 चीजें. एक, सही टाइम पे आपका पता चलना, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो जल्दी से आप उनको मॉनिटर करिए, डॉक्टर के पास उनके पास पहुंच जाइए. और दूसरी चीजें, जब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए वो जो कहते हैं ना कि ईयरली डॉक्टर व्हाट टाइम वुड यू से कि जो जनरल टेस्ट होते हैं लोगों के, वो 1 साल में करवा लेना चाहिए या उससे 6 मंथली यू एडवाइज देम? नहीं, इतने भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि आमतौर पर कोई जरूरत नहीं कि हर वक्त आप उसकी अलग टेंशन हो जाएगी कि करवाना है. आपकी आम जिंदगी है, ये बीमारी नहीं है, जिंदगी है. लेकिन कई दफा 40 के बाद अगर आप एक दफा सब कुछ कराएं और फिर 50 के बाद डिफरेंट चीजें आपको चेक करानी होंगी, और साल में एक दफा अगर आप ब्लड प्रेशर वगैरह कराएं. लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप हैं कौन और आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो सब उस चीज पे डिपेंड करता है. लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप हर वक्त हमारे पास आएं. आमतौर पर जब कोई बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग आते हैं, और उस वक्त हम उनको कह सकते हैं कि हमें इस चीज की फिक्र है या इस चीज के बारे में हमें चेक करना चाहिए. हम लोग अपनी लाइफ को जो कार से एक बेटर ट्रीट कर सकते हैं. जैसे कार को आपको ले ही जाना होता है ईयरली ट्रीटमेंट के लिए, सो कॉल. बट ऑफ कोर्स इफ यू हैविंग प्रॉब्लम्स, दैट्स द टाइम व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू अ स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन. डॉक्टर, डिप्रेशन अगेन इट्स लाइक अ ह्यूज टॉपिक. एंड ये कहना कि यहाँ पर किसी के पास डिप्रेशन नहीं है, सबके पास डिप्रेशन है, दोनों चीजें गलत होंगी. मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन प्रोबेबली दैट्स द की थिंग जो यहाँ पर लोग रहते हैं. व्हाट यू हैव टू से? एंड सबसे पहला ये है कि डिप्रेशन को पहचानना जरूरी है, बिकॉज थोड़ा बहुत उदास होना आम नॉर्मल है सबके लिए. किसी की भी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है हर वक्त कि आपको उदासी ना हो, तो उदासी नॉर्मल है. लेकिन ये कभी कभी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है, और उसमें फिर और प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, या फिर लोगों को भूख वगैरह नहीं लगती, या फिर उनका वेट ज्यादा होने लग जाता है, या फिर उनको किसी चीज में मजा नहीं आता. उनको वो सोच भी नहीं सकते कि उनको किस चीज से खुशी मिल सकती है, और जो आम चीजें उनको खुशी देती थी उनसे अब खुशी नहीं मिल रही उनको. तो फिर जब ऐसी चीजें शुरू होने लग जाएं तो फिर हम उस वक्त अगर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ तो फिर वो आपको चेक करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, और ताकि वो देखें कि आपको अब क्लिनिकल डिप्रेशन है कि नहीं. अब अगर किसी को कुछ हो जाए, जिस तरह किसी की फैमिली में कोई फौत हो जाए और आप डिप्रेस हो गए उसके बाद, वो नॉर्मल है. उसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं. मतलब कि कुछ गलत हुआ उसके बाद आप ऐसा फील कर रहे हैं, कुछ हुआ और आपकी ये फीलिंग्स थी, और वो नॉर्मल है. लेकिन अगर वो जाए ही ना, जैसे कोई फौत हो गया और 2-3 महीने गुजर गए और फिर भी फिर बेटर नहीं हुए, या फिर 1-2 साल गुजर गए और आपकी फीलिंग्स बेटर नहीं हुई, तो फिर या फिर आपकी सोच बदल गई और आप अपने आप को हार्म करने के लिए सोच रहे हैं. इन हिसाब में आपको जल्दी से जल्दी, या फिर आपकी फैमिली को फिक्र हो रही है आपके बारे में, और आपके काम वाले लोग सोच रहे हैं कि इसमें कोई बात ठीक नहीं है, तो फिर उस वक्त आपको चाहिए कि अपने प्रोफेशनल से जाके बात करें. कभी कभी सिर्फ बात करने में थोड़ी सी आपका बोझ उठ जाता है. सही. और फिर अगर आपके प्रोफेशनल फिर कहेंगे कि फिर वापस आके मुझसे बात करो, और अगर उनका ख्याल होगा आपके साथ मिलके डिसाइड करेंगे कि अगर ये ज्यादा हो गई है, डिप्रेशन बायोलॉजिकल बन गई है, तो फिर हम उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में सोच सकते हैं और काउंसलिंग वगैरह के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी मैसेज ये है कि होप मत लूज करें, क्योंकि ये कॉमन बात है लेकिन काफी डिफिकल्ट टॉपिक है इसको ट्रीट करना. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका इलाज नहीं है. करेक्ट. डॉक्टर, व्हाट गोज ऑन इनसाइड द बॉडी जब ये सारी चीजें हो रही हैं, दिमाग ऐसा फील कर रहा है कि थोड़ा सा उदास रहता है एंड ऑल दैट. आई नो इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, बट क्या देयर समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इनसाइड आवर ब्रेन्स?
कुछ Or we're just thinking उसके that बारे way? में नहीं, उसके बारे में कई लोगों के ब्रेन्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो मैसेज एक साइड से दूसरी साइड और आप ब्रेन सेल्स के बीच में है, कई लोगों के न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम होता है. Okay. और इसलिए आप कहते हैं कि जब हम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं तो हम उनको ऐसी दवाइयां देते हैं जो उनके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिफरेंट करते हैं. और या डोपामिन की कमी हो जाती है, या फिर सेरोटोनिन एक और न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स दिमाग में है. सही. तो कई लोगों को जिनकी डिप्रेशन बिल्कुल नहीं हट रही और किसी वजह से नहीं आए, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है देखने में, और उनको देखो तो लगेगा कि इनको क्या है. Right. इनको तो कोई We've had a Deepika Padukone case. It was on the similar line that कोई reason नहीं दिख रहा था कि why a person Exactly. can She feel looks like that. perfect. Her life is perfect, Correct, and correct. she has depression. I think also Shah Rukh Khan had some as well. Right. And it's very sad because बाकी सब लोग दुनिया में सोच रहे थे अगर मैं ऐसी होती, We wish we were those. लेकिन अब उनके पास वो सब चीजें हैं लेकिन बस खुशी नहीं है. तो इन लोगों में कई दफा अब रिसर्च से पता चल रहा है कि उनके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है, और कई लोगों में अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेस कर दो दवाइयों के हिसाब से तो फिर वो एकदम फंक्शनल हो जाते हैं. और कभी कभी 1 साल के लिए उनको ये दवाई लेनी पड़ती है, और उसके बाद वो इस दवाई पे फील करते हैं कि अब वो नॉर्मल फील कर रहे हैं. अब उनको आम चीजों से मजा आ रहा है, उनके अपने बच्चों को देखने में मजा आ रहा है, छोटी खुशियों में खुश हो रहे हैं. अब वो क्या. तो फिर कई दफा इस तरह से कमी होती है. लेकिन डिप्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए कभी कभी जब हम फैमिली डॉक्टर्स आपकी मदद कोशिश शुरू हम करते हैं, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ट्रीटमेंट सही नहीं जा रही पूरी तरह से, तो फिर हम उसके बाद आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेंगे और उनको कहेंगे कि हमने ये वाला ट्राई किया है, हमने ये ट्राई किया है, हमारी रिस्पांस इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी. अब इसके बाद आप बताएं क्या, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब या फिर एक टोटली डिफरेंट क्लास मेडिसिन की शुरू करें, या फिर वो ये सोचेंगे कि 2 या 3 दवाइयों में. लेकिन इसमें भी कोई गलत बात नहीं है. जैसे भी कंट्रोल करना है बस कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको क्या चीजें लेनी पड़ रही हैं, वो सब आपकी मदद के लिए है. डॉक्टर, जो नॉर्मल शुभा एक रहता है, डाउट रहता है दैट एंटी डिप्रेसेंट्स और साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, सही नहीं होती है, पागल कर देती है इंसान को. नहीं, आमतौर पे ऐसी कोई बात नहीं है. और ऐसी बातें अगर आपको फिक्र हो रही है तो फिर अपने डॉक्टर से बात करें. मैं आमतौर पे अपने पेशेंट को कहती हूँ कि मेरा जॉब ही नहीं है कि मैं आपको ऐसी चीज दूं जो मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं है. और नहीं तो फिर उसका फायदा क्या है. और फिर अगर उनको फिक्र हो रही है, साइड इफेक्ट्स हैं, हाँ हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स हों, तो फिर इसका मतलब है हम कोई और चीज ट्राई कर सकते हैं. हम कोई और चीज ट्राई कर सकते हैं. आपको एक चीज नहीं सूट की तो आजकल तो माशाल्लाह मार्केट में इतनी चीजें हैं कि अगली चीज हम ट्राई कर सकते हैं. और अगर वो नहीं काम कर रही तो एक और चीज होगी. हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन है. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कोई ऐसा समझाने वाला हो कि भाई ठीक है, इट्स ओके. अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ किसी के पास जाते हैं और वो उतना ही ज्यादा हाइपर हो जाता है या आपको बिल्कुल ही कंडेम करता है, बात नहीं सुनता है, तो प्रॉब्लम फिर आई थिंक खत्म होने की जगह वहीं से शुरू और होने लगती है. एंड यू गॉट सच डॉक्टर्स जो इतने पोलाइटली आपको एक्सप्लेन करे थिंग्स, तो आई थिंक इट गेट्स वेरी वेरी इजी. वेल, ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट एवरीथिंग अबाउट हेल्थ. इसलिए फैमिली डॉक्टर्स की एक तो जरूरत बहुत ज्यादा है, और दूसरी ये है कि आपका टाइम बचता है. एक साथ सारे लोग चारों के चारों, मतलब अगर फैमिली में 4 लोग हैं, चारों जा सकते हैं, एक ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. डॉक्टर, अगेन बहुत सारे बिट एंड पीसेस में क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई वर्क अबाउट 12 आवर्स अ डे, माजिद का कहना है, एंड आई डू नॉट गेट प्रॉपर स्लीप इन द नाइट. इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, या नैपिंग इन डे टाइम हेल्प मी, जो रात को नींद नहीं आती है, क्या उसका फायदा हो सकता है दोपहर में जो मैं एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ? well, आजकल काफी सारे स्टडीज निकल रहे हैं जो हमें बताते हैं कि नींद कितनी जरूरी चीज है. सही. और इसलिए और कई मुल्क जिनमें ये सिएस्टा और ये आफ्टरनून नैप कॉमन है, उनकी सेहत कहते हैं कि अच्छी रहती है, बेटर होती है. तो वैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि नींद बहुत जरूरी है. अगर आप सोएंगे नहीं तो फिर आपको उतनी ही नींद अपनी बॉडी को ओ करनी पड़ेगी. I wish our bosses are listening right now. बहुत जरूरी चीज है. ये आपको जैसे रीसेट कर देती है. यू नो. और जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं, आपको याद हो या ना हो, लेकिन उस वक्त जो भी आपके साथ दिन में हुआ वो आपका माइंड काफी उनको सॉर्ट आउट कर रहा होता है, और प्रोसेसिंग हो रही होती है. जिस तरह हम कंप्यूटर को रीबूट करते हैं ना, या कभी iOS नया चेंज कर लेते हैं, ये हमें रीसेट कर देती है, और हमारे जिस्म को भी मिल जाता है थोड़ा सा ब्रेक, और सब कुछ ऑफ, स्विच ऑफ हो जाता है. और ये एक्चुअली बहुत काम हो रहा होता है जिस्म के अंदर उस वक्त. तो स्लीप मेरे ख्याल से काफी अंडर एस्टिमेटेड है कि ये
ये कितनी अच्छी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग की तरह सही, हो सकती है. सही. अगर हम बेच सकते एक कैप्सूल जिसका इफेक्ट स्लीप की तरह हो तो फिर वो हाथों हाथ सिंपल वो यू नो करेक्ट. तो फिर मैं लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है तो फिर या फिर कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर आप में सोचें बहुत ज्यादा हो रही है, या आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या फिर आपके बैठने का जॉब है और आपका जिस्म इतना नहीं थका, तो फिर आपको शायद थोड़ी सी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं डालनी लगाना पड़ेगी. चाहिए अपने बॉडी को. या थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, उससे अच्छी नींद आपको आएगी. सही. तीसरा ये है कि ये जो टीवी वगैरह है सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दो, अपने अच्छा. फोन कहीं और रख दो, सही. थोड़ी देर के लिए अपने ब्रेन को इतनी स्टिमुलेशन ना दो, सही. क्योंकि अगर आप हर वक्त अपने ब्रेन को जगा एनर्जी रहेगा. दिखा रहे हैं हर वक्त तो फिर वो स्विच ऑफ नहीं होता, और ये इतनी अच्छी बात नहीं है. दूसरा ये अगर आप ऐसी जगह पे बैठो और अपने कमरे को अंधेरा कर दो, या अपने जिस्म को कोई रूटीन दे दो कि गर्म शावर लेके थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम लो अपने लिए, अपना टाइम लो और फिर सो जाओ. सही. तो बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी नींद इम्प्रूव हो, और जब वो इम्प्रूव हो जाती है तो फिर आपको उसका फायदा नजर आएगा. राइट. पर जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि अगर जैसे आपको 9 घंटे की 8 घंटे की नींद चाहिए, आप सिर्फ 4 घंटे रात को सो पा रहे हैं, तो ये 4 घंटे या बिट्स में अगर 1-1 घंटा ले रहे हैं तो इज दैट इनफ बॉडी के लिए? एक काफी घंटा इनफ नहीं है. अगर आपको 8 घंटे चाहिए तो फिर आपको फिर वो वापस करना पड़ेगा. और आमतौर पर जिस तरह हम कभी कभी शिफ्ट वर्क कर रहे हैं, सही. तो हम वीकेंड पे अपनी नींद पूरी कर लेते हैं. सही. कोशिश कर लेते हैं कि अपनी नींद पूरी करें. और अपने आप को ये मत सोचो कि मैं बहुत लेजी हूँ, मैंने सारा दिन सोया है. कभी कभी बस आप रिप्लेसमेंट के लिए वो भी काम की तरह कि भाई बॉडी को जरूरत है उसकी. उससे तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है. कंप्लीटली एग्री विद यू डॉक्टर. मुझे सोना बहुत पसंद है. सेम हियर. आई डू अ मॉर्निंग शो एंड कोई बहुत ही कम लोग है जो इतना जान सकता है कि सुबह 4 बजे उठने का काम क्या होता है. बट आई थिंक सोना बहुत अच्छी चीज है. दैट नोट ऑफ कोर्स फॉर ऑल दोस पीपल जिनको, अच्छा डॉक्टर इससे याद आया कि वो जिनको नहीं आ रही नहीं, जैसे आपने कहा कि या तो उनका दिमाग इतना ज्यादा स्टिमुलेटेड है, वो सब नहीं है, बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी वजह से नींद नहीं आ रही हो, वो एक ऐसा बीमारी आप ट्रीट कर रही हैं उसको? आमतौर पे पहले हम नॉर्मल चीजें रूल आउट करेंगे जी. जिस तरह स्लीप हाइजीन जिसको कहते हैं, अपनी नींद की चीज को साफ करो, जैसे अपनी आदतें ठीक करो. सही, अब सही. अगर आप कॉफी पी रहे हो या कोक पीने जा रहे हो या फिर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे म्यूजिक बहुत लाउड है, तो ऑफ कोर्स आपको एकदम नींद नहीं आने वाली. सही. या फिर आप हर वक्त टीवी ऊंचा रखा हुआ है, लाइटें ऑन है, अपने आपको अगर आपने अपने आपको डाउन टाइम नहीं दिया तो फिर आपको नींद नहीं आएगी. तो फिर थोड़ा सा पहले अगर उन चीजों को ठीक करो. अगर वो उनसे नहीं बन रहा कुछ, तो फिर अपने डॉक्टर को देखो. वो चीजें चेक कर सकते हैं जैसे आपके थायराइड ग्लैंड और जो डिफरेंट चीजें हैं जिनकी अगर हमें फिक्र होगी तो फिर हम चेक करेंगे. सही सही. ऑलराइट. एक और क्वेश्चन है. अगेन आई थिंक वो स्ट्रेस से नींद ना पूरी होने से शायद रिलेटेड हो सकता है. ड्राइव फ्रॉम शारजा टू दुबई एवरी डे. आई थिंक ये भी हम सब 99% लोगों की कहानी है. काफी स्ट्रेस्ड फील करता हूँ, स्पेशली सुबह ही जब ऑफिस पहुंचता हूँ. 1 घंटे की ड्राइव ही मुझे कम्प्लीटली निचोड़ देती है. इसका क्या स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है? अब कई लोगों को तो ये करना ही पड़ता है, मजबूरी है. बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें तो होती हैं. लॉन्ग ड्राइव तो बिल्कुल पॉसिबल है सुबह. लॉन्ग ड्राइव और मुल्कों में लोग अंडरग्राउंड में खड़े हैं 100 लोगों के साथ स्क्वीज होके, और उनकी हर रोज की जिंदगी इसी तरह शुरू होती है. सही. तो अब ये तो आजकल की दुनिया की रियलिटी है जी. और इसको हम बदल नहीं सकते. लेकिन क्या ये हम कर सकते हैं कि अगर आपको इतनी लंबी ड्राइव करनी है तो उसको अपने लिए रिलैक्सिंग टाइम सोच लो. अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं आप. हम 106.2 दैट्स द प्लेस. एग्जैक्टली. और कई लोग आजकल ऑडियो बुक मिलते हैं, जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको आप उस अपने ऑडियो बुक डाल दो और आप कहानी सुन रहे हो. सही सही. या फिर अगर आपके पास हैंड्स फ्री है या फिर आपका फोन लिंक अप है, उसी वक्त आप फैमिली को फोन करना शुरू कर दो. आप जिन लोगों से बात नहीं की उनसे बात कर लो. सही. तो अपने लिए वो टाइम थोड़ा सा यूजफुल बना लो. और जैसे मैं भी काफी ड्राइव करती हूँ और आमतौर पे एक लंबा दिन काम के बाद जब मुझे घर जाना है, मुझे वो एंजॉयबल लगता है. सही. मुझे वो 1 घंटे का ड्राइव है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे उसमें मजा आता है कि एक काम खत्म हुआ और अब एक घर जाके शुरू करना है, तो फिर वो टाइम मेरा है. आई थिंक इट्स द वे वी टेक इट. और जो करना है वो करना ही है. वैसे तो नहीं कह सकते कि नहीं इसको अवॉइड करो. जिस चीज से आपको फॉर एग्जाम्पल एलर्जी हो रही है, कोई एक चीज है, वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज आपके पास बहुत और ऑप्शन है. पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को उसमें ही अपने आप को उसके अराउंड एडजस्ट करना होगा. एंड आई थिंक अगेन यही सोच पे बात है, और इसी सोच के लिए वी मस्ट हैव एटलीस्ट अ फैमिली डॉक्टर हु कैन एक्सप्लेन अस थिंग्स इन अ बेटर वे सो दैट वी हैव अ कंप्लीट एंटायर जो चेकअप वाला जो रिजीम है वो वहां पर जाके
ताकि हो जाए. Of course, in conversation with Dr. Sana, we'll take a quick break. University Hospital शारजा से वो यहाँ पर आई हैं और हम लोग बात डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंटीबायोटिक्स के यूज पर किसी ने बात किया है कि उसका ज्यादा यूसेज खतरनाक तो नहीं हो सकता, स्पेशली किड्स जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं बेचारे, उनको बार बार यही डोज देना. तो एक तो बात है कि उनके जर्म्स और वो खत्म हो रहे हैं, बट क्या ये उनकी बॉडी पे खराब असर कर सकता है? बात करते हैं जस्ट अ बिट. एक ब्रेक लेते हैं. ऑफ कोर्स यू आर विद अरोमा एंड दिस इज ऑफ कोर्स रेडियो क्लिनिक. Yeah, the station that makes you groove and of course takes care of you. 3 to 4 of course on a Saturday afternoon हम लोग रेडियो क्लिनिक करते हैं, जिसमें हम लोग एक प्रॉब्लम को लेकर आपको उसमें डिटेल्स बताते हैं, सो दैट आपको भी लगे कि सिर्फ आपकी लाइफ अगर परेशान कुन है तो उसके साथ साथ उसके सवाल भी आ रहे हैं, उसके सजेशंस भी आ रहे हैं, उसके जो असर है वो भी दिख रहा है सब पर. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू गॉट डॉक्टर्स अराउंड और उसके कुछ अगर रीजन आउट में हो जाता है, दवाइयां मिल जाती हैं, तो फिर थिंग्स आर डेफिनेटली मच अंडर कंट्रोल. So whether it is about topics जो आप आज डिस्कस करना चाहते हैं on the show, of course to family medicine specialist here in the studios, हम लोग बात ओबेसिटी की करने जा रहे हैं एक बार फिर. of course 3702 is the number जिसपे आप लोग कॉल करके क्वेश्चंस अगर हैं तो पूछ सकते हैं. डॉक्टर, ओबेसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. इज एनी पर्टिकुलर रिजीम या हेल्प या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस पे जो होता है टिप्स दे सकते हैं to of course maintain a good weight? ओके, मेरे टिप्स जो मैं अपने पेशेंट्स को आमतौर पर बताती हूँ, पहली बात ये है कि हम इंसानों को इतना खाने की जरूरत नहीं जितना हम खा रहे हैं. ओके, ये काफी ऑब्वियस सी बात है जी, लेकिन आमतौर पर मैं कहती हूँ कि आप जितना खा रहे हो उससे आधा खाओ. ओके, और ये इसको थोड़े दिन लगते हैं आदत पड़ने में, लेकिन अगर आप लोगों को कहो कि बाकी भूख अपनी सलाद से खा सकते हैं, खत्म कर दें, या फ्रूट वगैरह खाओ या पानी पी के फिर खाना खाओ, उन चीजों से काफी फर्क पड़ता है. दूसरा ये है कि अगर आप आजकल स्टडीज शो कर रहे हैं कि फास्टिंग आपके जिस्म के लिए अच्छा है और आपकी हार्मोनल प्रोफाइल के लिए भी अच्छा है. सही. तो कई लोग कहते हैं कि मैंने जब डाइटिंग शुरू की थी थोड़ा सा मेरा वेट कम हुआ था, फिर अब वहीं का वहीं डबल आ गया प्रॉब्लम, और कहते हैं कि मैं खा भी नहीं रही हूँ इतना. इसकी वजह ये है कि ये जो बॉडी है काफी इंटेलिजेंट है, इसका प्लान होता है, तो फिर ये एडजस्ट कर लेती है अपने आप को. लेकिन जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो फिर वो एडजस्टमेंट नहीं होती. लाइक अपना नॉर्मल खाओ जो भी कुछ है, लेकिन एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हफ्ते में कुछ ना खाओ. तो और किस तरह की फास्टिंग डॉक्टर, जैसे रमजान में होती है सुबह बिना कुछ खाए, उतनी लंबी, या व्हाट काइंड ऑफ फास्टिंग यू टॉकिंग अबाउट? अब ये सबकी अपनी मर्जी है. कई लोग कहते हैं कि जिस तरह हम रमजान में करते हैं वो बहुत अच्छा है, उसमें 2 मील्स बिल्कुल नहीं आप खा रहे, ठीक है. और कई लोग कहेंगे कि इवन अगर एक मील छोड़ दो, मिस कर लो, वो भी ठीक है. उसके बजाय आप पानी वगैरह पी सकते हैं या फ्रूट्स. हाँ. और दूसरा टिप मैं ये लोगों को कहती होती हूँ कि लंच के बाद कार्ब्स मत खाओ. ओके. अगर आपको खाना ही है तो फिर 12 से पहले टोस्ट खा लो, और इतना ज्यादा ना खाओ, 1 या 2 टोस्ट या उसके बराबर का खाओ. सही. लेकिन 12 के बाद अपने आप को कह दो कि मैं सूप पीऊंगी, मैं सलाद खाऊंगी, मैं फिश खाऊंगी, मैं चिकन खा सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी से जो भी ऐसी हेल्दी चीजें खा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने कार्ब्स नहीं खाने. और जब इसकी आदत पड़ जाती है तो आपको पता लगता है कि कार्ब्स खाने के बाद इंसान को नींद बहुत आती है. सही. तो जब आप इस तरह अपना रूटीन चेंज करते हैं तो एक तो आप में एनर्जी ज्यादा होती है, आपको जिम का सोचने में वो नहीं होगा कि मुझे तो अब नींद ही बहुत आ रही है. सही. तो मेरे टिप्स आमतौर पर ये होते हैं. और तीसरा, अपने आप को काफी बिजी रखो, फिर आपको खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा. करेक्ट. अरे डॉक्टर, यही प्रॉब्लम अगर बच्चों में है, ओबेसिटी जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जूझ रहे हैं, उनके लिए भी क्या, उनके लिए मतलब उनको खाना ना देना प्रॉब्लम वोंट बी पॉसिबल? नहीं, बच्चों को होना ही नहीं चाहिए, और अगर बच्चों को हो रहा है तो ये माँ बाप का कसूर है. सही. और कई मुल्कों में इसको चाइल्ड अब्यूज कहा जाता है, और आपके बच्चे आपसे ले लिए जाएंगे. यहाँ पे बहुत देखने में आता है कि इतने मोटे मोटे बच्चे हैं और डोनट शॉप में खड़े हैं माँ बाप के साथ, और उनके माँ बाप आराम से उनको और दिए जा रहे हैं. ये अच्छी बात नहीं है और ये बच्चों पे फेयर नहीं है, क्योंकि आगे जाके उनको इतनी मुश्किल होगी इसको हटाने में, बिकॉज फैट सेल बचपन में पैदा होते हैं. करेक्ट. आमतौर पर जो मोटे बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स, वो मोटे बच्चे थे. सही. जो पतले बच्चे थे वो आमतौर पर इतने ज्यादा मोटे नहीं होते. सही. ठीक है. तो आमतौर पर मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी, और मुझे ये पता है कि ये काफी मुश्किल काम है, कि बजाय कि उनको इजाजत दो कि वो टीवी के आगे बैठे रहे और आईपैड खेल रहे हैं जिस तरह हर वक्त,
جی یہ ان کا قصور بھی نہیں ہے, صحیح. یہ ہم نے ان کے لیے سہولت بنائی ہوئی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تو پھر وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, آئی پیڈ نکال لیتے ہیں. تو اگر ان سے کہنا ہے کہ مت ٹی وی دیکھو اور مت آئی پیڈ پہ بیٹھو اور مت جنک فوڈ دو, تو یہ صرف کہنا انف نہیں ہے. بچوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ صرف یہ باتیں سنیں. اس کے علاوہ آپ کو ان کو کچھ ایکٹیویٹی ڈالنی پڑے گی, یا پھر ان کو ٹینس لیسن یا اسٹارٹ کر دو, یا پھر ان کو نیچے سوئمنگ پول اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کی یہ نہیں کہ صرف ایک چیز اٹھا لو, اس کی بجائے کوئی آفر ان کو بتانا بھی نہیں پڑتا کہ میں نے آپ کو اسے آئی پیڈ لے لیا اور آپ کا ٹی وی بند کر دیا, بس ان کو لے جاؤ اور خود بھی چلے جاؤ. ان کے ساتھ فٹ بال لے کے نیچے فٹ بال کھیل لو, ٹینس ریکٹ یا بیڈمنٹن ریکٹ جا کے ٹرائی کرو, آپ بھی ان کے ساتھ جوائن ان کر لو. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ بچے کس طرح رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ وہی بچے کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. اگر خود آپ جا کے کھیل رہے ہو تو بچے پھر بور ہو گئے کہ میں کیا اکیلے آئی پیڈ کھیلوں, میں جاؤں اپنے پاپا کے ساتھ کھیلنے کے لیے. سو آئی تھنک دس از واٹ دا تھنگ از کہ اگر تھوڑا سا ایک آدھ بھی ہیلدی ہیبٹس فیملی میں آتی ہے, چاہے پاپا میں پہلے آئے چاہے بچوں میں آئے, وہ ایک دوسرے پر ضرور پہنچتی ہے. امی میں بھی جی مطلب ماں باپ تھا, پاپا سے نام مطلب تھا ماں باپ. بس کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح عورتوں کو لگتا اچھا نہیں لگتا کہ وہ باہر کھیلیں, لیکن کھیلنا چاہیے. میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں. Of course, and it's fun to just have that ball and then just kick it anyway. And of course آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگوں کو ڈاکٹرز کے پاس یا دواؤں تک. For example, somebody also said that وہ بہت زیادہ اوور ویٹ ہے, is surgery the solution? Surgery is not the first solution. جی Usually آپ بہت ساری چیزیں ٹرائی کریں گے بفور کوئی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک سولوشن ہے. صحیح. اور اگر اس تک بات آ گئی, آپ نے سب کچھ ٹرائی کر لیا, دوائیاں شاید کسی نے ٹرائی کر لیا آپ کے ساتھ, آپ نے ہیلتھی ڈائٹ ٹرائی کر لیا, اور پھر ہم نے آپ کو سرجن کے پاس بھیج دیا, انہوں نے ڈسکس کر دیا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے سولوشن ہو, لیکن یہ پہلا فرسٹ سولوشن بالکل بھی نہیں ہے. ادر ویز جو آپ ٹرائی آؤٹ کر کے پھر وہاں تک ڈیفینیٹلی پہنچ سکتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ہے اگین ٹینیجر کی, کہ وہ بچہ ہے جو مجھ سے بہت زیادہ بات نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ تھوڑا سا خفا رہتا ہے, انہیپی رہتا ہے. کیا یہ ڈپریشن کے سمپٹمز ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو بھی سکتے ہیں, لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہ نارمل ٹین ایج بہیویئر میں بھی آ سکتا ہے. اچھا, اوکے. تو عام طور پر ٹین ایجرز دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ آنکھوں سے, اور خود بھی بدل رہے ہوتے ہیں, اور لوگ بھی ان کے آس پاس ان کو ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جسم کے اندر. تو ان چیزوں کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان سے پوچھ لو کہ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ پرابلم ہے یا نہیں ہے, آپ خوش ہو یا آپ کو ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی آپ کو کالج یا اسکول میں کوئی پریشان کر رہا ہے کہ نہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے تو اوپن ریلیشن شپ رکھو اور ان کو سن لو. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں, اگر ٹیچر کو فکر ہو رہی ہے کہ نہیں ان کے بارے میں, اور اس طرح سے آپ پہلے یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرو, اور پھر اگر آپ کو شور نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو پھر آپ بچے اس عمر میں ٹین ایج کافی بڑے ہوتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جا کے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, آپ خود بھی جا سکتے ہیں, ماں باپ کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم پھر ان کو دیکھیں گے پھر, اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے اپنے ڈاکٹر کے بارے میں کہ جو بھی ہمارے بیچ میں ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا. اور اگر کئی دفعہ اس ٹائم پہ انسان آپ کو بتا سکتا ہے کہ ان کو اگر کوئی پرابلم ہے یا نہیں, کس چیز کی فکر ہے. اور اس کے آگے ہم ایک چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ بات ہے عام طور سے, تو اس طرح سے ان پرابلمس کو ہم تھوڑا سالو کر سکتے ہیں. کریکٹ. ضروری اگین ہے کہ کسی کو اس پرابلم میں ضرور شامل کریں, شریک کریں. خاموشی سے خود ایک چیز کو, چاہے آپ ہوں چاہے آپ کے بچے ہوں چاہے کوئی بھی ہو, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیل اٹ دیر اینڈ دین. اینڈ آف کورس جیسے کہا کہ ویسے تو سائیکیٹرسٹ اور چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں, دے کین آلویز ہیلپ, بٹ آف کورس آپ اگر بگننگ کرنا چاہیں, اسٹارٹ کرنا چاہیں, تو کورس فیملی میڈیسن اسپیشلسٹ آر دی ونز. اسی سے ریلیٹڈ ہے, I know whether you're going to say the same thing or probably something else. I'm quite lonely out here. There's an expat life again جو آپ نے بتایا تھا کہ آفس سے گھر, گھر سے آفس, تو اس کو کوپ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کچھ ہوتا ہے, کوئی دوا جس کو کھا لیں اور آپ لونلی فیل نہ کریں. یس, آفٹر اگر آپ نارمل چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں اور نہیں صحیح ہو رہا ہے تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈائگنوز کریں کہ کوئی ڈپریشن یا کوئی اینگزائٹی ڈس آرڈر یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کا کوئی خوف ہے. اچھا, اگر وہ چیزیں ہم ڈیسائڈ کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ہو. اینگزائٹی ڈس آرڈر جیسے ورڈز ہیں, جیسے پرابلمس ہو سکتی ہیں جو جیسے آپ نے پہلے ایکسپلین کیا. کئی لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ وہ اوروں میں بیٹھے ہیں اور پھر وہ لونلی ہو جاتے ہیں, اور پھر لیکن ان کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی گروپ جوائن کریں. تو کبھی کبھی چھوٹے گروپ اچھے ہوتے ہیں.
इस मुल्क में तो लोगों से मिलना इतना आसान काम है, सही, सही। और हर कोई कहीं और से आया हुआ है, और हाँ, मैंने हाँ। देखा है कि बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर, बिल्कुल। लोकल से लेके जो एक्सपर्ट हैं, हर कोई पहचानता है कि हम सब किसी न किसी तरह से अकेले हैं, और कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, और हमारे करीबी हमारे पास नहीं है हर सही वक्त। सही। तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वहां से कुछ बहुत ज्यादा सोशल हो जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम इस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हाँ। वहाँ से ना अगर आप ढूंढने निकलो कि आपको कोई कंपनी मिले तो कोई ना कोई मिल जाता है, सही। और कोई ना कोई आपको समझ भी जाएगा, बिकॉज यही होता है इस किस्म की दुनिया में, इस तरह ही होता है, कोई ना कोई समझ जाएगा कि आपको किस वजह से आप लोनली फील कर रहे हो। राइट। हम लोग अगर चाहें तो इसका कोई अच्छी से शायरी कर सकते हैं, या कोई गाना चला सकते हैं, कोई ना कोई होगा समझने के लिए यहाँ यूएई में। बट ऑफ कोर्स बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल, आई थिंक समबडी इज रिमाइंडिंग मी कि वो पूछा था, यू नॉट आंसर्ड दैट। एंटीबायोटिक्स का रोल यहाँ पर स्पेशली बच्चों में देखा गया, आई एम श्योर बड़ों में भी है ये, पर बार बार बीमार होना और बार बार एंटीबायोटिक्स की डोज देना। अच्छा, इसके बारे में मैं तकरीबन हर रोज बात करती हूँ अपने पेशेंट्स के साथ, समझाती हूँ जी। और सबको मैं यही समझा रही होती हूँ जब वो आते हैं कि एक दिन की खांसी या एक दिन का जब आपका गला खराब है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके ऑगमेंटिन खरीद लें। अपने आप जी। यहाँ पे एक तो लोग खरीद लेते हैं, और वो अब कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा। यूएई में ये इजाजत नहीं होगी कि एंटीबायोटिक्स लोग खरीदें, सही। बिकॉज आमतौर पे अनलेस कि आपकी उम्र 90 साल से ऊपर है, सही। या फिर आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या आस्थमा या कोई ऐसी डिजीज है, या फिर आप ऐसा बच्चा है जो प्रीमेच्योर पैदा हो गया है, हाँ, हाँ, हाँ। आपको खुद जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इतने एंटीबायोटिक्स यूज हों। सही। और मैं अपने पेशेंट को ये कहती हूँ कि आप यंग हो और हेल्दी हो, अगर अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको आमतौर पर एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होगी। और आमतौर पे अपने जिस्म को चांस दो, अपने सिम्टम्स को ट्रीट करो। अगर आपको बुखार है या जिस्म में दर्द है तो पैनाडोल और ब्रूफिन से काम चलाओ, और बहुत सारा पानी वगैरह पियो और रेस्ट लो। अगर 2-3 दिन बाद ठीक नहीं हो रहा, फिर आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ, और फिर हम चेक करेंगे कि हमें लगता है कि ये बैक्टीरियल है कि नहीं। सही। अगर हमें लगेगा बैक्टीरियल है तो हम उसके लिए या ब्लड टेस्ट या थ्रोट स्वैब कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव हुई फिर हम यूजुअली सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स का अब रोल आ गया है। लेकिन आमतौर पर मैं ज्यादातर पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर 1-2 दफा अपने इन्फेक्शंस खुद ही फाइट करने शुरू कर दो तो आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा, सही। और आपको आइंदा जब जरूरत पड़ेगी तो फिर ज्यादा अच्छा काम आएगा। बिल्कुल। आई एम श्योर जो भी सुन रहा होगा भी और लिसनर दिल से, वाह डॉक्टर क्या बात कही, वी कंप्लीटली एग्री विथ यू। एक और क्वेश्चन डॉक्टर, विटामिन डी का रोल, और यहाँ पर ऑफ कोर्स यूएई जैसी जगह पे इतनी सारी धूप, लेकिन तभी इतने सारे डेफिशिएंट लोग हैं, और दिन भर लेथार्जिक रहना, काम में मन नहीं लगना, क्या इन दोनों का रिलेशन है? ये तो मैं नहीं कह सकती कि रिलेशन है या नहीं, लेकिन विटामिन डी की कमी यहाँ पे तकरीबन सबको है, और विटामिन डी की कमी से आमतौर पे लोग अपनी हड्डियों के बारे में कंप्लेन करते हैं, या मसल पेन्स वगैरह का कंप्लेन करते हैं। और टायर्डनेस का जरूरी नहीं है कि विटामिन डी से ताल्लुक है, लेकिन हो सकता है किसी और विटामिन जैसे आयरन और अनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या थायराइड डिजीज। तो अगर आपको थकन हो रही है और आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपके सारे ब्लड टेस्ट करके बता सकते हैं। सही सही। लेकिन विटामिन डी आमतौर पे जब चेक किया जाता है तो कम ही होता है। और अब हम लोगों को कह रहे हैं कि जितनी धूप है यहाँ पे, और हम नहीं उसका फायदा उठा रहे, टूरिस्ट वगैरह आके उठा रहे हैं। तो कहते हैं कि 1 घंटा अगर सुबह के वक्त और 1 घंटा शाम के वक्त अगर आप अपनी स्किन को धूप में कर सकते हैं, यानी कि पूरा पहन के घुस जाओ, नहीं, थोड़ा सा उसका रिएक्शन स्किन से होगा, और उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो सकता है। या कोई विटामिन डी रिच खाने भी खाए जा सकते हैं, जैसे चीज एंड मिल्क, उन चीजों में कैल्शियम और विटामिन डी होता है। और एक्सरसाइज वगैरह भी हेल्प कर सकती है। करेक्ट। आई थिंक इससे पहले जो डॉक्टर ने बताया था कि अपनी पूरी फैमिली को लो, मम्मी पापा बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स ओबेसिटी, डिप्रेशन, वो सारी चीजें ट्रीट हो गई, और प्लस आपको फ्री का विटामिन डी भी मिल गया। इफ यू ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑफर्स की ये जाओ, ये खरीदो, वो खरीदो, साथ में कुछ चीजें फ्री, तो आई थिंक आप डेफिनेटली विटामिन सी डी को हमेशा फ्री के तौर पर भी पा सकते हैं एनीवेयर यू आर गोइंग। अच्छा, ये भी प्रोबेबली यू लव लिसनिंग टू दिस वन, बट समबडी आस्क्स, एशियन इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज, आर दे मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स एंड दीज डिजीजेस? Probably yes. Basically yes. जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमारी जेनेटिक्स हमें प्रीडिस्पोज करती हैं कि हमें ज्यादातर डायबिटीज वगैरह होगी आम लोगों से जी। और इसकी वजह आप पूरी तरह से तो नहीं पता जी, लेकिन ये डेफिनेटली पता है कि जब हम किसी एशियन पर्सन को देखते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, तो फिर जिस तरह हम पूछेंगे कि स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल,
ओबेसिटी, उन चीजों को जब हम देख रहे हैं तो डॉक्टर लोग आपको ये भी देख के सोच रहे हैं और ये इंडियन है, ये हमारे लिए एक एडिशनल रिस्क फैक्टर बन जाता है. तो फिर जब इस पॉपुलेशन में कोई भी चेस्ट प्रॉब्लम हो या तकलीफ हो या टाइटनेस हो आपके दिल में, तो फिर उसको इग्नोर मत करें. इसका मतलब है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने रिस्क फैक्टर्स को, वो आपको डॉक्टर आपके हर रिस्क फैक्टर को देख के आपको बता सकते हैं कि आपका रिस्क क्या है और आपको करना क्या चाहिए. सही. और फिर उसके हिसाब से आपकी होपफुली हिफाजत. Perfect. Just about time for us to say bye-bye to the doctor. But doctor, just one last quick thing. हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, these are the wonder food, this is this. Is there any wonder food जो आपके दिमाग में हो, जो खाओ तो आप हेल्थ के और बहुत करीब रह सकते हैं? मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जो फ्रूट बार होते हैं, जो जूस बार, उन आइसक्रीम के बजाय उनमें जाओ और जो ब्राइट चीजें हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज, बेरीज और सिट्रस फ्रूट्स जिनके रंग ब्राइट हैं, उनको अगर आप रॉ खा सकते हैं बगैर पके चीजें, उनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो आपके बॉडी को कैंसर फाइट करने की हेल्प करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं. तो वो सुपर फूड की तरह सोच के ले लें. और तो नेक्स्ट टाइम फूड कोर्ट के आसपास जा रहे हैं, उन्हीं की जगहों के उन बार्स के आसपास ही जगह ढूंढिए, वहां बैठिए, एंड देन ये ब्राइटनेस आपको अपने आप खींच लेगी. इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू हियर इन द स्टूडियोज डॉक्टर सना कौसर. आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव बीन कॉलिंग, वी वर अनएबल टू टेक दोस कॉल्स, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से. वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी हैव सीन इंजीनियर्स रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट एक घंटा यही बातचीत में निकल गया. एंड आई एम श्योर अगर आपने गौर से कॉन्वर्सेशन सुनी होगी तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे. ऑफ कोर्स फॉर ऑल दोस पीपल हु आर आस्किंग फॉर द नंबर, वेल डॉक्टर सना कौसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल शारजा में है. She's a specialist family medicine. The number is 06-505-8555 जिनको कॉल करके आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. It's 06-505-8555. Thank you so very much, Dr. Sana. It was a pleasure having you. You speak non-stop. You've got all those RJ Wali Kala in you. Thank you very much. It was a pleasure to be here. Same here. And next week, of course, inshallah, 1 घंटे की conversation फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प पे करेंगे right here on Radio Clinic. Till then, Aroma says keep the smile on. Happy New Year once again, and let's all be healthy. Khuda Hafiz.